नमस्कार दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड भारत जगत का वह काला इतिहास है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। बॉलीवुड मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों पर कई फिल्म बना चुकी है। आप भी मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी घटना हुई थी जिससे अंडरवर्ल्ड पुलिस, जुडिशियल, जहाँ तक कि पूरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद बॉम्बे के बड़े बड़े माफिया डॉन लंबे समय तक अंडरग्राउंड हो चुके थे, क्योंकि अब होने वाला था खूनी खेल सरेआम। 25 शूटर्स आंखों में अंगारे, हाथों में AK-47 असॉल्ट राइफल लेकर मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में घुसते हैं, मानो गोलियों की बौछार वाली कोई मूवी का सीन चल रहा हो। उस दिन अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है उस आतंकी फौज के द्वारा। जो भी सामने आया भगवान को प्यारा हो गया दोस्तों। यह दास्तान ऐसी थी कि मानो गोलियां चल रही हैं और इंसान मरता चला जा रहा है, मानो खून की धारा पानी की तरह बह रही है दोस्तों। ये दास्तान जे शूट आउट की है। आखिर ये जे शूट आउट क्यों हुआ था? दाऊद क्यों भन्ना रहा था? इस शूट आउट के बाद क्या हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों इस पूरी घटना को समझना और जानना है तो अंडरवर्ल्ड की खूनी इतिहास को जानना होगा, क्योंकि इस शूट आउट की कहानी अपने आप में इंडिया की बिगेस्ट क्राइम स्टोरी है जिसे हर एक भारतीय को जानना चाहिए। 1984 का साल, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, जहां पुरानी मुंबई में राम नायक, बाबू रसम और गौली की हुकूमत चला करती थी। जब दाऊद गैंग सबको मात देते हुए ताकतवर गैंग की तरह उभर रहा था। उस वक्त दाऊद और पठान गैंग के बीच गैंग वॉर चल रहा था। इन सब के बीच पठान गैंग के सबसे पावरफुल आदमी समद खान को मारकर दाऊद इब्राहिम रातों रात दुबई चला गया और मुंबई की भागदौड़ नाना बोले तो छोटा राजन के हाथों थमा गया था दोस्तों। दुबई से दाऊद का पूरा कंट्रोल मुंबई पर अपनी पकड़ जमाकर बैठा था दोस्तों। शराब की तस्करी, अफीम, गांजा, ड्रग्स की तस्करी, हथियार की तस्करी, कंट्रोल किलिंग, एक्सटॉर्शन का धंधा सब बहुत आराम से चल रहा था। और यहाँ पूरा धंधा मुंबई के अलग अलग गैंग्स में बटा हुआ था, जिस पर दाऊद इब्राहिम पूरी तरह कब्जा करना चाहता था। और फिर शुरू हुई BR गैंग से दुश्मनी। इस दुश्मनी में दाऊद ने BR गैंग को कमजोर करने के लिए अरुण गौली के बड़े भाई पप्पा गौली को महिम के शीतला देवी मंदिर के पास गोलियों से छलनी करवा दिया। कहते हैं कि उन 2 सालों में करीब 13 बदमाशों का राम राम सत्य हो गया था। इन गैंग्स वॉर के चलते इन सब में डी कंपनी सब पर भारी पड़ रही थी। 1988 में अरुण गौली के खास दोस्त और मुंबई के उस जमाने के नामी डॉन अशोक जोशी की हत्या कर दी जाती है, जिससे छोटा राजन और उसके 15 लड़कों ने अंजाम दिया था। इसमें पहली बार मुंबई में कामकोटी सेवन का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। अशोक जोशी की हत्या के बाद छोटा राजन भी दुबई चला गया। जोशी के बाद गोपाल दास राजवानी उर्फ गोपाल दादा, फिर अरविंद ढोलकिया जो अरुण गौली का फाइनेंसर भी बताया जाता है, फिर मनु करमचंदानी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद हमीद अजीज की भी हत्या कर दी जाती है। इन सारी घटनाओं से अरुण गौली को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। दाऊद गैंग के द्वारा किए गए एक एक वार से गौली का साम्राज्य को एक चुनौती मिल रही थी कि वह अपना साम्राज्य कैसे बचाए और अपने भाई बप्पा गौली की मौत का बदला कैसे ले। अब अरुण गौली के अंदर भभकती हुई आग अंगारा बन चुकी थी। अरुण गौली ने बप्पा गौली को मारने वालों को एक एक कर खल्लास कर डाला, लेकिन उसे ऐसा कुछ करना था कि दाऊद तड़प उठे। वह दाऊद के किसी करीबी को मरवाना चाहता था ताकि दाऊद भी खून के आंसू रोए। उस वक्त मुंबई में दाऊद का खास आदमी हुआ करता था मनोज कुलकर्णी। उसे मालूम था कि अरुण गौली के लोग उसकी फील्डिंग बैठा चुके हैं, लेकिन उन दिनों मनोज की बहन की शादी थी। मनोज की बहन की शादी BP रोड पर बने मैरिज हॉल से थी। यह बात अरुण गौली को पता चल गई। अरुण गौली भली भांति जानता था कि मनोज कुलकर्णी शादी में जरूर आएगा। तब अरुण गौली ने एक सॉलिड प्लान बनाया। उसने एक कार खरीदी, उसे मॉडिफाइड करके पुलिस एम्बेसडर कार जैसा बनवा लिया। 6 शार्प शूटर को तैयार किया और उन सबको पुलिस का गेटअप दे दिया जाता है। खाकी वर्दी पहनाई जाती है। फिर एम्बेसडर कार मैरिज हॉल पहुंचती है।
इनमें से एक अफसर मैरिज हॉल में गया और मनोज कुलकर्णी को बोला, हम क्राइम ब्रांच से हैं और आपकी जान खतरे में है, हमारे साथ चलिए। रामा मनोज ने एक पल भी नहीं सोचा कि पुलिस जैसा दिखने वाला ये बंदा दुश्मन भी हो सकता है, और वह चला गया। मनोज कुलकर्णी को अरुण गौली की गाड़ी में ले जाया गया। फिर अरुण गौली ने अपने हाथों से उसे टपका डाला। ये बात जैसे ही दाऊद इब्राहिम को पता चलती है कि अरुण गौली ने उसके आदमी को बेवकूफ़ बनाकर मार डाला, तो दाऊद ने भी उसके शार्प शूटरों को ढूंढ ढूंढ कर ठोक डाला। इधर अरुण गौली का बदला अभी पूरा भी नहीं हुआ था, क्योंकि भाई की मौत से गौली तड़प रहा था। वैसे ही दाऊद को तड़पता हुआ देखना चाहता था अरुण गौली। फिर अरुण गौली ने वह कर दिया जिससे दाऊद को खून के आंसू रोना पड़ा। दरअसल दाऊद और उसके भाई दुबई में थे, लेकिन दाऊद का एक भाई और उसकी बहन हसीना पारकर, जिसे आपा पारकर भी कहा जाता है दोस्तों, वो मुंबई में रहती थी। 1973 को 14 साल की उम्र में दाऊद की बहन हसीना की शादी इस्माइल इब्राहिम पारकर से हो गई थी, और बताया जाता है कि वह एक होटल का बिजनेस करा करता था। वह इतना क्राइम में इन्वॉल्व भी नहीं था। वहीं दाऊद के लोग भी वहाँ कम जाया करते थे। इन सारी बातों की वजह से अरुण गौली की नज़र पड़ी इस्माइल पारकर पर, और कई महीनों तक इस्माइल पारकर की रेकी की गई। और फिर एक दिन दाऊद के जीजा को मारने के लिए अरुण गौली ने मुंबई के खूंखार शूटर्स को रवाना कर दिया। वक्त था 24 जुलाई 1992 का। 4 शार्प शूटर विपिन सेहरा, शैलेश धंधर, राजू भट्टा और संतोष पाटिल उस मोहल्ले में घुसते हैं जहां दाऊद की बहन हसीना और उसके पति इस्माइल रहा करते थे। चारों शूटर घर में घुसकर इस्माइल को घसीट कर बाहर निकालते हैं और फिर मोहल्ले में दौड़ा दौड़ा कर उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। जब इस्माइल को मारकर ये लोग भाग रहे थे, तब मोहल्ले के लोग इन चारों को पकड़ लेते हैं और इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि चारों की हालत बहुत खराब हो जाती है। पास में पुलिस थाना था। जब शोर शराबा और आवाज़ पुलिस थाने तक पहुंचती है, तो पुलिस की एक टीम इस मोहल्ले में आई और उन चारों को इन लोगों से छुड़ाकर पुलिस थाने ले गई। क्योंकि चारों की हालत बहुत खराब थी, तो चारों को तुरंत जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज शुरू कर दिया गया। कई दिनों तक ये अस्पताल में ही पड़े रहे। उधर अपनी बहन के बिखरे हुए घर को देख दाऊद पूरी तरह टूट चुका था। अब वह बदले के लिए तिलमिला रहा था, और तब रची गई जेजे हॉस्पिटल शूटआउट की पूरी कहानी। जेजे हॉस्पिटल मुंबई का एक बड़ा अस्पताल था, जहां से दाऊद का एरिया थोड़ी दूर पड़ता था। वहीं 1.5 किलोमीटर पर अरुण गौली का इलाका पड़ता था। वहीं पास में हाजी मस्तान का ऑफिस भी था, और 200 कदम पर चले तो करीम लाला का इलाका पड़ता था। इस अस्पताल के एक साइड नागपाड़ा पुलिस स्टेशन था, तो दूसरी तरफ डोंगरी पुलिस स्टेशन था। और भीड़ भाड़ वाले इस एरिया में बना यह अस्पताल काफी बड़ा होने के चलते हजारों लोगों की भीड़ से भरा रहता था। इतने लोग, इतनी सारी पुलिस के बीच कहर मचाना था दाऊद इब्राहिम के आदमियों को। दाऊद भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कल्लभ नाथ राय के भतीजे वीरेंद्र राय से फोन पर बात करता है और उससे कहता है कि किसी को टपकाना है। ये दाऊद के संपर्क में मुंबई में था। इसके बाद साल 1992 को छोटा शकील और दाऊद की मीटिंग होती है दुबई में, और फिर प्लान तैयार किया जाता है। छोटा शकील के आदमियों को जैसे ही भाई की इजाजत मिलती है, तो अन्ना और सौत्या मुंबई चले गए। 2 दिन के अंदर बदले की कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए वे निकल जाते हैं। फिर आता है वो दिन जिस दिन जेजे हॉस्पिटल में खूनी खेल खेला जाना था। 12 सितंबर 1992 को ब्रिजेश सिंह, सुभाष ठाकुर, बच्ची पांडे, सौत्या, श्याम, श्रीकांत राय और विजय प्रधान जैसे शार्प शूटर्स समेत 24 लोग जेजे अस्पताल में दाखिल हुए और बीमार शैलेश को गोलियों से छलनी कर दिया। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और 20 आदमी मारे गए और 40 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए दोस्तों, जिसमें मरीज और नर्स भी शामिल थी। मुंबई में पहली बार AK-47 राइफल, माउगर और 9mm पिस्तल का इस्तेमाल हुआ था। कुल 800 राउंड की गोलियां फायर होती हैं दोस्तों, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। जेजे हॉस्पिटल शूटआउट के करीब 2 दर्जन लोग आरोपी बनाए गए। कई आरोपी अब भी वांटेड हैं और विदेश में रह रहे हैं। एक आरोपी सुनील सावंत उर्फ सात्या की कई सालों पहले दुबई में हत्या कर दी गई थी।
जबकि सुभाष सिंह ठाकुर को इस केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कई आरोपी बाद में अलग अलग कारणों से बरी हो गए। बरी होने का एक कारण यह भी था कि मुकदमे के दौरान कई गवाह अपने बयान से पलट गए। ये तो उस समय का दस्तूर चला आ रहा था दोस्तों। इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ मैं इस कहानी का अंत यहीं करता हूँ। आशा करता हूँ ये कहानी आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।